नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में कमाल हुआ। आज गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। गर्मी के कारण बिजली की मांग के नए रिकॉर्ड बन गए। मांग बढ़ी तो पार कट के रिकॉर्ड बन गए। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और उड़ीसा, कुछ नहीं बचा। कई जगह तो तापमान 46 डिग्री के पार जा चुका है। आज दोपहर में दुनिया के सबसे गर्म 50 शहरों में सारे के सारे शहर हमारे देश के निकले। देश में यूपी का बांदा सबसे गर्म रहा। यहां टेम्परेचर 48.2 डिग्री तक दर्ज किया गया। यूपी का बुंदेलखंड राजस्थान के रेगिस्तान से भी ज्यादा तपता दिखाई दिया। अब जब ऐसे हाल हों, गर्मी इतनी ज्यादा हो, तो उसमें पावर कट लगे, बार बार बत्ती गुल हो, तो लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है। और आज ऐसा देखने को मिला। यूपी के तमाम शहरों में लोग सड़कों पर उतरे, बिजली घरों का घेराव किया। कहीं विधायक के घर को घेर लिया, कहीं मेयर को पब्लिक का गुस्सा झेलना पड़ा। बीजेपी के विधायकों को सरकार को चिट्ठी लिखकर पावर सप्लाई दुरुस्त करने की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। यूपी सरकार के मंत्री देश के ऊर्जा मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी। लेकिन सफाई देने से, अपील करने से क्या पब्लिक की नाराजगी दूर हो गई? क्या बिजली बहाल हो गई? गर्मी को तो सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन पावर कट न लगे, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? अगर पावर सरप्लस है तो सप्लाई में क्या प्रॉब्लम है? और आने वाले वक्त में जनता को और कैसे हालात झेलने पड़ेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यूपी के अलग अलग शहरों का हाल दिखा देता हूं। आज दुनिया के जो 50 सबसे गर्म शहर हैं, उनमें से आधे से ज्यादा 26 शहर अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। बांदा, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर से लेकर इटावा, मेरठ और मुजफ्फरनगर तक करीब करीब पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त गर्मी से तप रहा है। हर जगह टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा है। लोग गर्मी से परेशान हैं, ऊपर से पावर कट, इसलिए नाराजगी बढ़ने लगी। कल रात लखनऊ में बत्ती गुल होने से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए, पावर हाउस के सामने प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी शुरू कर दी। हमारे रिपोर्टर्स ने बिजली की प्रॉब्लम को लेकर विधायकों से बात की, अफसरों से पूछा, मंत्रियों से बात की, और जो जवाब मिले उसका मतलब आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। असल में यूपी में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है और बिजली की डिमांड जबरदस्त बढ़ी है। यही सारी समस्या की जड़ है। 16 मई को यूपी में बिजली की डिमांड 27,800 मेगावाट थी, जो कल बढ़कर 33,000 मेगावाट तक पहुंच गई। सिर्फ 5 दिन में करीब 6,500 मेगावाट बिजली की डिमांड बढ़ चुकी है। यूपी के एनर्जी मिनिस्टर ए.के. शर्मा ने बताया है कि गर्मियों में पीक आवर्स में आमतौर पर बिजली की डिमांड 28,300 मेगावाट होती है, जो इस साल 33,000 मेगावाट से ऊपर जा रही है। ए.के. शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार के पास पावर की कोई कमी नहीं है, लेकिन गर्मी और पावर सप्लाई का लोड इक्विपमेंट पर पड़ रहा है। यह सबसे बड़ी दिक्कत है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ने कहा, इस वक्त लोग अगर बिजली का इस्तेमाल थोड़ी समझदारी से करें, अगर एक एसी से काम चल सकता है तो सारे कमरों के एसी न चलाएं। इससे पीक आवर्स में कम से कम अचानक लोड नहीं बढ़ेगा और परेशानी कम होगी। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी रवीश गुप्ता ने बताया कि सिस्टम के पास इतना लोड सहने की कैपेसिटी नहीं है। आने वाले 2 हफ्ते पब्लिक के लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। आज पावर कट को लेकर प्रोटेस्ट हुए। कल पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी थी, तो विरोधी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। लेकिन आज कमल हासन की बात सुनकर हैरानी हुई। कमल हासन प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्टर नहीं है। आज उन्होंने कहा वो न तो राइटिस्ट हैं न लेफ्टिस्ट। लेकिन ईरान और अमेरिका की जंग के बाद दुनिया भर में जो हालात हैं, उसमें प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मैनेज किया है, देश को बड़े संकट से बचाया है, वो काबिल तारीफ है।
कमल हासन ने कहा कि ईंधन बचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त राजनीतिक मतभेद भुलाकर सभी पार्टियों को सरकार के साथ, देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अब बात करते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह के बॉर्डर सिक्योरिटी प्लान की। आज अमित शाह ने देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने, घुसपैठ को पूरी तरह रोकने का प्लान देश के सामने रखा। होम मिनिस्टर ने कहा कि अगले 1 साल में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। सीमाओं पर स्मार्ट बॉर्डर प्लान लागू होगा और इसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से एक भी घुसपैठिया भारत की सरजमी पर कदम नहीं रख पाएगा। अमित शाह ने कहा कि पहले सीमाओं पर घुसपैठ बंद होगी, उसके बाद देश के भीतर छुपे घुसपैठियों को भी चुन चुनकर निकाला जाएगा। आज होम मिनिस्टर दिल्ली में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को एड्रेस कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने प्लान की डिटेल्स शेयर की। अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर प्लान में सरकार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए फेंसिंग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट रडार, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन सेंसर्स, फ्लड लाइट्स और स्मार्ट कैम जैसी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। सीमा की निगरानी के लिए एक स्मार्ट इंटीग्रेटेड ग्रिड भी डेवलप किया जा रहा है। अब मैं आपको योगी आदित्यनाथ की बात सुनवाता हूं। योगी ने आज यूपी की जनता को उनके 1 वोट की ताकत याद दिलाई। योगी आज देवरिया में थे, या उन्होंने 650 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने कहा ये सारी योजनाएं जनता के वोट का नतीजा हैं। विकास भी जनता के सपोर्ट से होता है। विरासत को संजोने का काम भी जनता के विश्वास की बदौलत हो रहा है। और इसके बाद योगी ने सीधी सीधी साफ साफ बात की, जैसी वो हमेशा करते हैं। उन्होंने कहा यूपी में हिंदुओं की आस्था के पवित्र स्थानों का जो विकास हुआ है वो वोट की ताकत का नतीजा है, वरना पहले की सरकारें सिर्फ तुष्टीकरण करती थी, हिंदुओं का ख्याल किसी ने नहीं रखा, क्योंकि हिंदुओं को अपने वोट की ताकत का अंदाजा ही नहीं था। लेकिन 2017 के बाद माहौल बदला। अब तो जिन्हें हिंदी नहीं आती वो भी जय श्री राम का नारा लगाकर अभिवादन करते हैं। ये यूपी की नई पहचान है। आज उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी ने भी माना कि उम्मीद से ज्यादा 4 धाम यात्रियों के आने से सरकार के इंतजाम कम पड़ने लगे। यात्रियों को संभालना चुनौती बन गया। ऐसे में अगर कोई मजहब के नाम पर गड़बड़ी करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी ने कहा कि कुछ लोग ईद के बहाने सड़क पर नमाज पढ़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो समझ लें कि सरकार किसी कीमत पर इसकी इजाजत नहीं देगी। ये हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, 4 धाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। वैसे भी इस समय में काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो व्यवस्था बनाना हमारे लिए एक चुनौती जैसा है। भारतवर्ष के अनेक कोनों से आने वाले लोग यहाँ आते हैं, इसलिए इस समय पर सड़कों को बिल्कुल जो है धार्मिक प्रदर्शन और इसका माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। माहौल तो बंगाल में भी बदला है। बंगाल में भी इस बार सड़कों पर नमाज पर पाबंदी है। ईद के मौके पर न सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी होगी, न सड़कों पर नमाज। पिछले साल बकरीद से पहले आखिरी जुमे की नमाज सड़कों पर होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज बकरीद से पहले का जुमा था। नमाजियों की काफी भीड़ जुटी, लेकिन न सड़क ब्लॉक की गई, न ट्रैफिक रुका। सारे नमाजी मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी और आराम से लौट गए। कोलकाता का राजा बाजार इलाका हो, टीपू सुल्तान मस्जिद हो, या फिर नखोदा और कैनिंग स्ट्रीट इलाके की मस्जिद हो, एक भी नमाजी सड़क पर नहीं दिखाई दिया। हालांकि पिछले शुक्रवार को राजा बाजार में सड़क पर नमाज पढ़ने के मुद्दे पर हंगामा हुआ था। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, इसलिए आज प्रशासन मुस्तैद था। पुलिस के साथ साथ सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती भी की गई थी। मस्जिद कमेटी के लोगों को भी समझाया गया था
और बातचीत से रास्ता निकाला गया। इसका असर यह हुआ कि नमाज के वक्त से पहले मस्जिद कमेटी के लोग खुद ही दरवाजे पर खड़े होकर नमाजियों से मस्जिद के अंदर जाने की अपील कर रहे थे, सड़क पर जमा होने से उन्हें रोक रहे थे। इसलिए पुलिस को भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। सभी लोगों ने मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी। बकरीद शांति से मनाई जाए, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसकी तैयारी दिल्ली सरकार ने भी की है। आज दिल्ली सरकार ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर गाइडलाइंस जारी की। दिल्ली में खुले में कुर्बानी नहीं होगी। अगर किसी ने गौवंश या ऊंट को काटने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि मुस्लिम भाई परंपरा के मुताबिक बकरीद मनाएं, ये उनका हक है, लेकिन उन्हें सरकार के नियम मानने होंगे। अब बात चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट की। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज विनेश के साथ ज्यादती करने पर रेसलिंग फेडरेशन को जमकर फटकार लगाई। रेसलिंग फेडरेशन ने डोमेस्टिक कंपटीशन के लिए विनेश को अयोग्य ठहरा दिया था। इस इशू पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, मैटरनिटी लीव के बाद वापसी कर रही खिलाड़ी के साथ कुश्ती संघ को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक्सपर्ट का एक पैनल बनाने को कहा है, जो इस बात का आकलन करेगा कि विनेश फोगाट में कुश्ती के लायक अभी दमखम है या नहीं, वो फिट है या नहीं। और इसके साथ ही कोर्ट ने विनेश को एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल्स में भाग लेने की परमिशन देने का निर्देश भी दिया। विनेश फोगाट ने कोर्ट से कहा था कि वो मैटरनिटी लीव के बाद कुश्ती में वापसी करना चाहती हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि मां बनना सम्मान का काम है, इस बात के लिए किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने पेरिस ओलंपिक में ओवरवेट होने की वजह से विनेश के डिस्क्वालीफाई होने को राष्ट्रीय शर्म क्यों बताया। अदालत ने कहा कि कोई भी खिलाड़ी जानबूझकर ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से वो फाइनल खेलने से डिस्क्वालीफाई हो जाए। आज इस बात के आसार दिखाई दिए कि मिडिल ईस्ट में हालात सुधर सकते हैं, अमेरिका ईरान की जंग पर फुल स्टॉप लग सकता है। आज इस बात के संकेत मिले कि ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने को लेकर समझौते पर पहुंच गए हैं और इसका ऐलान जल्दी हो सकता है। अरब और अमेरिकन मीडिया दोनों ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान डील करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। दोनों के बीच मतभेद वाले ईरान के एटमी प्रोग्राम मसले को फिलहाल किनारे पर रखने पर सहमति बन सकती है।